हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर इकोनॉमिक घटना चक्र सीरीज एंड इसको कंटिन्यू करते हुए आज के डिस्कशन में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे विच इज ऑन दी मनी एंड दी बैंकिंग। अब ये देखिए, अब तक डिस्कशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी, जैसे आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाई गेनिंग वाला, नेशनल इनकम, जीडीपी, फिजिकल पॉलिसी एंड रेवेन्यू, देन प्लानिंग के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एंड ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे हमारे मोस्ट वाइडली रेंज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमी से। देखेंगे तो इटसेल्फ इसमें जो है कि 450 प्लस मतलब 450 के अप्रॉक्सीमेटली पीवाईक्यूज दे रखे हैं लास्ट जो है कि आपके 15-20 ईयर्स के। एंड इसको हम 2-3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? पहला पार्ट पढ़ेंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या टॉपिक जो है, जो टॉपिक है हमारे हाईली रिलेवेंट, जो टॉपिक क्या है, हाईली रिलेवेंस है, इनके बारे में जो है चीज़ें देखेंगे। देन मैं बताऊंगा आपको कुछ कोर टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक। इसमें कोर टॉपिक्स से जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे, समझेंगे भी। और इन कोर टॉपिक्स को लिस्टिंग करने के बाद मैं इनको थोड़ा समझाऊंगा। देन पीवाईक्यूज पे आएंगे, ठीक, हम पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें 450 पीवाईक्यूज हैं। एंड बहुत सारे क्या है, रिपीटेटिव नेचर के हैं, रिपीटेटिव, एंड कुछ जो है कि आउटडेटेड क्वेश्चन होंगे। आउटडेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? उसमें आपको डाटा तो रिमेंबर रखना है। जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन टारगेट है। अब इन्फ्लेशन टारगेट आपको जो है कि 2026 का पता रहना चाहिए, 2026 का, कि हमारा जो है कि इन्फ्लेशन टारगेट। अभी जैसे देखें तो आपको मैंने क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर समझाया है, ये क्या होते हैं। तो ये हमारा कौन सा चल रहा है? इट इज़ द क्वार्टर 2 रनिंग। तो हमारा क्वार्टर 2 रन कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026 का, क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं, अगस्त में। तो हमें इन्फ्लेशन टारगेट सेकंड क्वार्टर का पता रहना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन इन्फ्लेशन से 2006 का जो है कि इन्फ्लेशन पूछा हुआ है कि हमारा टारगेट क्या था, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम से हमारा क्वेश्चन इरेलेवेंस होता है आज के टाइम में। तो यहाँ पे जो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे उनको हम थोड़ा आज अभी के हिसाब से करेंगे। बाकी चीज़ें तो आपको पता है, डिस्कशंस में मैंने आपको प्रीवियसली भी ये चीज़ें बताई थी कि ये क्वेश्चन स्किप करने का हमारा क्या रीज़न रहता है। सो ब्रीफली स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशंस को। और आपको पता है प्रीवियस चैनल लेक्चर्स को आप प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी के 13 लेक्चर्स हो चुके हैं। साइंस में देखें तो बायोलॉजी और आपके फिजिक्स को मिला के कुछ हमारे 29 लेक्चर्स हैं। ये अभी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें मैं आपको न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, ये सब प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पे एक दो शॉर्ट डालता हूँ, और जो भी अभी मेंस का पेपर हुआ है, जीएस मेंस यूपीएससी 2026 का, उसके कुछ शॉर्ट्स वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ चैनल पे शॉर्ट्स में, तो वो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाई है। और मेन कंटेंट जो न्यूज़पेपर का है वो मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपने अपलोड कर रहा हूँ, जो कि आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में फाउंड कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे। और बाकी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है जिसपे नोट्स वोट्स सब मैं अपलोड करता हूँ। सो ब्रीफली स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मस्ट स्टडी टॉपिक्स हैं। जैसे मनी बैंकिंग में पहली चीज़ हमें पढ़नी पड़ती है कि मनी क्या है, और बैंकिंग में पढ़ना है तो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आरबीआई के फंक्शंस, रोल, टेक फंक्शन, रोल, बैंकर टू द गवर्नमेंट, करेंसी और फॉरेक्स पे देखिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ये क्वेश्चन रेंज में बता रहा हूँ, इस हमारे चैप्टर्स में देखेंगे तो यहाँ पे 185 से 208 तक जो क्वेश्चन दिए हैं वो आरबीआई से रिलेटेड है इनसे। तो इनका हाई रिलेवेंस है, तो इसको थोड़ा अच्छे से आपको कवर करना है कि आरबीआई के फंक्शंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। कॉइन्स जो मिंट होते हैं वो कौन सी एजेंसी करती है, पेपर करेंसी जो हमारे नोट्स होते हैं इनको कैसे प्रिंट किया जाता है, क्या प्रोसेस है, ये सब जो है कि आपको ब्रीफ किया जाएगा। तो आरबीआई के बारे में आपको पूरा स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए कि आरबीआई के किस एक्ट के अंदर ये स्टैब्लिश हुआ, क्या फंक्शंस है, क्या रूल है, तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। फिर इसके बाद आती है इसी की एक सब्सिक्वेंट टॉपिक, मॉनेटरी पॉलिसी एंड दी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, जैसे मैंने आपका फिजिकल पॉलिसी समझाया था। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंड किया और उसकी क्या रिवेन्यू रही, मतलब जो बजट वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या है, फिजिकल पॉलिसी, मतलब आपको मनी कैसे अर्न करना है, बनाना है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसमें मनी सप्लाई को मैनेज करना, मतलब मनी को मार्केट में हमारी इकोनॉमी में मैनेज करना, ये मॉनेटरी पॉलिसी करती है। इसको कौन परफॉर्म करता है? आरबीआई परफॉर्म करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू, ठीक। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पता रहना चाहिए। हाई रिलेवेंस क्वेश्चन है, देखेंगे 209 से 235 तक जो इस पीडीएफ में हमारे क्वेश्चन है वो यही रहने वाले हैं। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखा भी देता हूँ, जो आप कहेंगे कि अब देखिए 209 पे आना पड़ेगा पहले मुझे। अब यहाँ आगे हम, अब यहाँ से देखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ठीक। ये सब क्वेश्चन जो है कि रिलेटिविटी या क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या मनी क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है, तो ये सब क्वेश्चन है आपके मॉनेटरी पॉलिसी के। उससे पहले क्वेश्चन देखेंगे तो आरबीआई के दिखेंगे आपको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या ट्रांजेक्शन करता है, क्या नहीं करता है। तो आई होप ये चीज़ आप इस टेबल से अंडरस्टैंड करेंगे।
आपको सोर्स लिस्टिंग भी मिल जाएगी, मतलब कभी आपको रिवाइज़ करना हुआ पर्टिकुलर टॉपिक का, तो इसी क्वेश्चन से डायरेक्ट जाके आप रिवाइज़ करेंगे। फिर इसके बाद क्या है, आपका कुछ हमारे जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, जब मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़ते हैं, जैसे आपका सीएलआर, एसएलआर, रेपो, रीपर्चेज जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, इन सबको मैनेज करना आरबीआई काम है, जो हमारे आरबीआई डिसाइड करती है। तो इन पे जो है कि ये भी हाई रिलेवेंस है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर मनी सप्लाई और मनी मल्टीप्लायर, जब मैं अभी मनी पढ़ाऊँगा तो इसको अच्छे से समझाऊँगा कि ये एम नॉट जो है हाई पावर्ड मनी क्या है, मनी का क्रिएशन कैसे होता है, क्रिएशन ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी कैसे टेक प्लेस कर रहा है, आरबीआई कैसे कर रहा है, बैंक्स कैसे मनी क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ी जाएंगी। फिर इन्फ्लेशन आता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन फंक्शन क्या है, हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, उसका कॉज क्या है, इफेक्ट्स क्या है, कंट्रोल क्या है, इन्फ्लेशन के टाइप क्या है। देखिए अभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ देता है कि आपको टाइप्स ऑफ द इन्फ्लेशन बताइए, जैसे बॉटल नेक इन्फ्लेशन हो गया, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक, फूड एंड फ्यूल जैसे कि फूड इन्फ्लेशन क्या है, तो ये सब आपको बेसिकली पता रहना चाहिए, ये करेंगे। फिर इन्फ्लेशन का ही एक सब्सिक्वेंट टॉपिक होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपका होल प्राइस, और कोर एंड हेड इन्फ्लेशन, कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस रहते हैं। तो अब तक ये सारे क्या है, कोर टॉपिक्स है जिसमें आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर हम आरबीआई सेट है, तो आरबीआई एक सब्सिक्वेंट टाइप हमारे बैंकिंग का ही, बैंकिंग सिस्टम का ही है। तो बैंकिंग सिस्टम और टाइप्स ऑफ बैंक्स पे भी जो है कि आपको हायर लेवल क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। तो इसको ही पढ़ना है, इस पूरा बैंकिंग सिस्टम और क्या नेशनलाइजेशन, इसमें क्या है टॉपिक आपको क्या पढ़ना पड़ता है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द बैंक, अपने इंडिया में हिस्ट्री क्या रही है बैंक की, पहला बैंक कब खुला, फिर उसके बाद बैंक्स में कैसे नेशनलाइजेशन हो रहा है, नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक कब टेक प्लेस किया, ठीक। आगे जो है कि टाइप्स ऑफ बैंक क्या हैं, मीन्स यहाँ पे आपके जो बैंक्स होते हैं, जैसे कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, ठीक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो हमारे प्राइमरी डीलर्स होते हैं, तो इन सब के बारे में जो है कि सेशन में देखा जाएगा। फिर इसके बाद आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और एनबीएफसी, इसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी हाई मात्रा में देखने को मिले हैं। फिर थोड़ा जो है कि क्वेश्चन जो है कि कम होते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, जो 1 से 6 तक क्वेश्चन है, शुरू के 6 क्वेश्चन इसी पे हैं। स्ट्रेस एसेट क्या हो गया, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड हो गया, सरफेसी एक्ट हो गया, मीन्स सिक्योरिटाइजेशन ऑफ जो है आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन है, एनपीए के लिए जो किया जाता है, ठीक, सरफेसी एक्ट पढ़ेंगे। देन आपके बेसन नॉर्म्स हो गए, जो भी आपके तीनों बेसन नॉर्म्स है, इनके बारे में पता रहना चाहिए। फिर आपका सीआर, जो आपका हमारा कैपिटल एडिक्विटी रेशियो होता है, फिर डीआईसीजीसी है, जो गारंटी करता है एविएशन सेक्टर में, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो इनको देखा जाएगा। फिर डिजिटल पेमेंट, यस, ये हमारा करंट ओरिएंटेड टॉपिक रहता है, जैसे यूपीआई के ऊपर एनपीसीआई, आरटीजीएस, नेफ्ट, सीबीडीसी, इनके रूल क्या है हमारी इकोनॉमी में, इससे रिलेटेड, जैसे एनपीआई, यूपीआई से किसी कंट्री का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कौन कौन कंट्री से हम साइन कर सकते हैं, कहाँ पेमेंट कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल मार्केट से, जिसमें आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पढ़ना पड़ता है। मनी मार्केट के क्या इंस्ट्रूमेंट है, कैपिटल मार्केट के क्या इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आप इसमें जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर ऑप्शन, स्वैप्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, ये सब हमको यहाँ पढ़ना पड़ता है। मनी मार्केट में आप कॉल मनी, नियर मनी, डियर मनी, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। फिर सेबी हो गया, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एक्सचेंज, जब आप बीएससी, एनएससी, ये सब किसका पार्ट है, हमारे फाइनेंशियल मार्केट का। अभी बेसिकली बताऊंगा, फाइनेंशियल मार्केट में आपके फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज नथिंग एल्स बट क्या होते हैं, हमारे बैंक ही जो है आपके फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं। तो इन सबको यहाँ कवर किया जाएगा। फिर आपके टॉपिक आते हैं नबार्ड, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, और जो आपके पीएसी सुना होगा, पीए प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, सीएस पैक्स सुना होगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। फिर इंश्योरेंस और इकड़ा, इसके बारे में, अपने इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि ट्रिपल ए रेटिंग कर दी, प्लस वाली, माइनस वाली, ट्रिपल बी प्लस वाली रेटिंग हो गई है इंडिया की। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसके वजह से आपको लोन्स और इन सब चीज़ों में कंट्रीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे इसके बारे में भी आपको थोड़ा ब्रीफली पता रहना चाहिए। बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे हैं, इंडिविजुअल जो है कि बैंक पे आपके फैक्ट्स और ये सब बताते हैं, मर्जिंग वर्जिंग पे कि कौन सा बैंक किस में मर्ज हो गया, एसबीआई में जो है कि कौन सा बैंक मर्ज हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक में कौन सा हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक कैसे क्या मर्ज हुए हैं, उन पे जो है कि डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और कुछ जनरल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे मीन्स इस टॉपिक से।
जो डे टू डे लाइफ के होंगे, ठीक। तो ये कुछ कोर टॉपिक्स थे। अब यही चीज़ क्या लिख रखी है मैंने, ये कुछ सब हेडिंग्स हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि मनी, इसका फंक्शन, मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट क्रिएशन, करेंसी का इशू क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, बैंकिंग स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एनबीएफसी, पेमेंट बैंक, एनपीए और इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड, स्ट्रेस एसेट क्या होता है, आरबीआई का फंक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी सी कमेटी, इंस्ट्रूमेंट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसमें हम लोग बॉन्ड्स एंड शेयर्स पढ़ेंगे, कब क्या बेचना होता है, कभी ओ एम ओज भी पढ़ेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इन सब को देखा जाएगा। तो ये आपके कुछ कोर टॉपिक्स हैं जिसको आप माइंड में मेकअप करके इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो पहला एजेंडा तो मैंने आपको समझा दिया। अब स्टार्ट क्या करेंगे, हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ मनी। अब यहाँ से चीज़ें हमारी क्लास स्टार्ट होगा। तो देखिए, मनी आने से पहले, मतलब अभी जो पैसा जो देख रहे हैं यहाँ पे, कहावत है बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये बहुत ही सुनते हैं। तो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, ये सबके अपने इंडिविजुअल रहते हैं। यस, मनी थोड़ा हैप्पीनेस और लग्जीरियसनेस को आपके हेल्प कर सकता है लाने में, बट इट इज़ नॉट द अल्टीमेट थिंग। तो मनी अल्टीमेट थिंग नहीं है, बट आज के लिए तो बहुत ही, देखें तो अल्टीमेट थिंग लोगों के लिए बन गई है। मनी है तो सब कुछ है, मनी है तो पावर है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इससे पहले मेरे को ये आपको थोड़ा सा लाइटेड मूड करना था क्योंकि ऊपर से कोर फैक्ट्स आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए, मनी से पहले क्या चीज़ था। अगर मनी नहीं था तो पहले भी तो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ होता होगा। अगर मान लीजिए मुझे या आपको जो है कि कुछ एक्सचेंज करना है, तो कैसे होता है। और मनी से पहले क्या था, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो हिस्ट्री में जानते हैं, इंडिया में जैसे साउथ इंडिया में, अपने साउथ एशिया में जो इंडिया वाला पार्ट है, जब यहाँ पे अपने प्यारे से भारत में महाजनपदास का टाइम पीरियड था, महाजनपदास का टाइम पीरियड था, तब पहली बार जो है कि आपको पंच मार्क पॉइंट जो है कि देखने को मिले थे, पंच मार्क पॉइंट्स, ठीक। तो ये देखने को मिले थे। अब जल्दी से मुझे बताइए, पहली बार कौन सा मेटल यूज़ हुआ था, क्या ब्रॉन्ज था, कॉपर था या सिल्वर था, जो पंच मार्क पॉइंट इशू किए गए थे। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। हिस्ट्री के सेशंस देखेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। तो मनी से पहले चीज़ें क्या थी, मनी से पहले था हमारा बार्टर सिस्टम, ठीक। तो याद रखिएगा, आपको हर जगह पढ़ रखा होगा, एनसीईआरटी में 9th 10th दिया हुआ है। तो बार्टर सिस्टम सिंपली क्या होता था, यहाँ पे पर्सन ए है, पर्सन बी है, ठीक। अब इन दोनों पर्सन्स को कुछ एक्सचेंज ऑफ क्या करना है, एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज को एक्सचेंज करना है। जैसे इन भाई साहब को वीट की ज़रूरत है और इन भाई साहब को मान लीजिए इनको गेहूं चाहिए, तो इन्हें मिल्क चाहिए। तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ डबल वांट ऑफ, जो डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए। मतलब दोनों लोग को सेम चीज़, मतलब मुझे मिल्क की ज़रूरत है और इन्हें वीट की ज़रूरत है, तभी आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे। मतलब मेरे पास ज़्यादा जो है कि वीट पड़ा हुआ है, मेरे पास ज़्यादा मिल्क पड़ा हुआ है और मुझे मिल्क चाहिए, इन्हें वीट चाहिए। ये बार्टर सिस्टम में ऐसे जो है कि चीज़ें वर्क करती थी, बट ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी था। मतलब वैसे लोग को खोजना जो है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। तो बार्टर सिस्टम जो है कि पहले एंशिएंट टाइम में वर्क किया था, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज जो है कि अनदर गुड सर्विसेज के लिए टेक प्लेस करता है, जहाँ पे नो यूज ऑफ द मनी इन द ट्रांजिशन। एक ये इसे क्या बोलते थे, कॉमोडिटी, कॉमोडिटी एक्सचेंज भी कहा जाता था। ये सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एंशिएंट टाइम में टेक प्लेस करते थे। अभी मैं आपको यहाँ पे एक स्पेशल फैक्ट बताता हूँ जो मैंने यहाँ लिख रखा है। आपने कभी सुना है, कौड़ी सुना होगा। ये देखिए, आपको घर में जब दिवाली पूजा होती है तो मम्मी लोग पूजा करते हैं, जैसे कमल गट्टा दिखता है, मैनी ऑफ यू नो और सम ऑफ मे बी यू डोंट नो। तो कमल गट्टा होता है, इस तरीके से कौड़ी आती है, ठीक। कौड़ी और जो शंख होते हैं, छोटे छोटे शंख, जो हम कभी गंगा नदी किनारे जाए या किसी भी रिवर रिवर की या बीच के साइड, तो आपको कुछ वाइट वाइट सेल्स दिखते हैं, वाइट सेल्स, तो उस तरह के शंख कौड़ी कहे जाते हैं। तो वो पहले यूज़ होता था एज ए मनी, एज ए कमोडिटी एक्सचेंज से पहले मनी को यूज़ किया जाता था एंशिएंट टाइम में। ये थोड़ा सा मेंशन है कहीं ना कहीं। तो दिवाली पूजा में आपने देखा होगा। फिर लेटर जो है मनपजा महाजनपदास में इंडिया में पहली बार पंचमार्क कॉइन आए। फिर कैसे कैसे होता है कि वहाँ से जो यूरोपियंस आए, मीन्स कनिष्का के एज के पर्शियंस आए, तो कैसे गोल्ड कॉइन, दिनार से सब फॉर्मेशन होता है। नॉट द इकोनॉमी टॉपिक, हिस्ट्री में उसको पढ़िएगा। बस मुझे ये थोड़ा सा आपको बताना था। मैंने पहले भी बताया है, बट आई होप ये आपको पता चला होगा कि इससे पहले भी ये कौड़ी, अब अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो अभी खूब चला था मीम, जो दो कौड़ी के टीचर वाले, यूट्यूब की दो कौड़ी के टीचर। तो कौड़ी होता है तो कभी ये नहीं कहा जाता है दो कौड़ी, दो कौड़ी तो फिर भी वैल्यूएबल होता है, कहा जा क्या जाता है फूटी कौड़ी की, फूटी कौड़ी बोला जाता है, फूटी कौड़ी। तो ये कहते हैं ना कि इसको जो है कि बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, तो फूटी कौड़ी की भी अकल नहीं है। तो ये टर्म था, बट वही होता है, शब्द के अनर्थ बनते रहते हैं। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें तो आपको मनी के बारे में बेसिक पता चल गई होगी। थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए मैंने बता दिया। अब आते हैं अपने कोर टॉपिक पे। तो यहाँ पे चैलेंजेस आपको समझ में आ गए होंगे कि बार्टर सिस्टम का चैलेंज क्या था, कि यहाँ पे क्या चाहिए कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट रहना चाहिए, ठीक। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, ये कॉमन मेजरमेंट का
कोई यूनिट नहीं था, मीन जो है कि मिल्क का प्राइस में भी हाई हो, ठीक, मतलब मिल्क की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है हाई है, व्हीट की कम है, ठीक। क्यों, व्हीट तो जो है कि आपको कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, मिल्क आपको प्रोटीन भी अच्छा खास दे रहा है व्हीट के कंपैरिजन में। स्टोर वैल्यू नहीं होती थी किसी की, इनमें से जो है कि बार्टर सिस्टम में कोई भी जो आपका है, इसको स्टोर वैल्यू की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता था। डिवीज़न ऑफ गुड्स जो है कि थोड़ा मुश्किल होता था, जैसे कैसे डिवीज़न ऑफ गुड्स, मान लीजिए किसी के पास जो है कि खूब सारे मैंगो हैं, ठीक, खूब सारे मैंगो हैं। अब ये मैंगो के एक्सचेंज में काऊ को ले रहा है। अब जो है मैंगो जो है कि एक्सेस दे रहा है, काऊ तो जो है कि डिवाइड की ना जा सकती है। आपकी जैसे और भी अदर चीज़ें हो गई, शिप्स एंड गोट्स हो गई, ये डिविजिबल थे? नहीं थे, ठीक। तो इस चीज़ में हाई सर्च ऑफ कॉस्ट लगता था। तो ये सब हमारे क्या है, बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक है। इसको हटाने के लिए धीरे-धीरे ह्यूमन्स इवॉल्व किए। इन्होंने क्या लाया? मनी लाया। मनी क्या है? इज़ एनीथिंग, मतलब मनी इज़ एनीथिंग व्हिच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एट द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक्ट एज़ ए यूनिट ऑफ अकाउंट। मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह जो काम करेगा, उसे हम लोग मनी कहते हैं। और ये करता है मेजर ऑफ वैल्यू फॉर द स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट्स। ये आपके कॉइन्स हो गए, पेपर करेंसी हो गई, चेक्स हो गए, बैंक ड्राफ्ट्स हो गए, ये सब क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ हमारा जो है कि मनी है। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। और ये जो है आपकी वाइडली एक्सेप्टेड होती है, ठीक, यहाँ वाइडली एक्सेप्टेड है। यहाँ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मनी जो है कि सबको ही चाहिए होता है। मनी से पहले जैसे देखें तो गोल्ड, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब जो है क्या है, प्रीशियस मेटल्स हैं, जो हमेशा जो है कि डिमांड में ही रहेंगे। और इन्हीं के रिजर्व को जो आप एसेट्स बना लेते हैं, इन्हीं के रिजर्व को हम लोग मोनेटाइज टर्म में मनी प्रिंटिंग फॉर्म में जो पेपर करेंसी है उसको फॉर्म करते हैं। अभी आरबीआई पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा इसको। और तो आई होप मनी समझ में आ गया होगा। तो फीचर ऑफ मनी क्या होता है? फीचर ऑफ मनी को जो वाइडली एक्सेप्टेड हो पेमेंट में फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, डिवाइड कर सके स्मॉल डिनोमिनेशन में। अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है, तो आपने 20 रुपये खर्च हुए, तो आपको वापस दुकानदार 80 रुपये दे देगा, शॉपकीपर जो है कि आपको 80 रुपये देगा। फिर इस 80 रुपये में से आपको कुछ ज़रूरत है तो आपने 10 रुपये खर्चा किया, कहीं कुछ जो है कि आपने पेमेंट किया, तो ये आप करते रहते हैं। ये ड्यूरेबल होते हैं, इजिबल, पोर्टेबल, स्टेबल और लिमिटेड सप्लाई के साथ आते हैं। तो ये हमारे कुछ फंक्शन हैं, ठीक। इसमें देखें तो इसका प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन जो है कि आप थोड़ा रिमेंबर कर सकते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ दी फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी सर्विसेज, गुड सर्विसेज आपस में एक्सचेंज करनी हो तो यूज़ किया जा सकता है। मेजर ऑफ द वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब जैसे मिल्क का कुछ मेजर ऑफ वैल्यू है ना, 1 लीटर मिल्क अभी जैसे देखें तो आपका 80-85 रुपीज़ लीटर चल रहा है, अगर अच्छा मिल्क ले रहे हैं तो यूनिट ऑफ अकाउंट जो है क्या है, एक यूनिट रखना है, मतलब फॉर सर्टेन जो है क्वांटिटी है, उसके उसके हिसाब से प्राइस देना पड़ेगा। देन दूसरा है आपका सेकेंडरी कि डेफर्ड पेमेंट है, स्टोर वैल्यू को जो है कि कंसिस्ट करता है। मतलब आप कुछ मॉनेटरी गेन्स कर रहे हैं तो उसको स्टोर वैल्यू मतलब एक तरह से दिखा सकते हैं आप। ये कैसे कह सकते हैं हम लोग डेफर्ड पेमेंट और यूनिट ऑफ अकाउंट? यूनिट ऑफ अकाउंट को समझाऊं तो फॉर एग्जांपल जैसे आप प्राइस ऑफ पेन है, प्राइस ऑफ पेन, जो किसी एक पेन को खरीदते हैं तो उसका कुछ यूनिट अकाउंट है, कार है, वेजिटेबल्स हैं, तो ये यूनिट ऑफ अकाउंट और मेजर ऑफ वैल्यू इसे ही कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। देन स्टोर ऑफ वैल्यू आपकी वेल्थ को कंसिडर किया जा सकता है, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब आपने जो है कि मान लीजिए कोई 1 LPA पर मंथ इनकम है आपकी, ठीक है, पर मंथ की इनकम है, ठीक, LPA पर मंथ। आप 30,000 की सेविंग कर रहे हैं मंथ में, तो आपने एक साल में जो है कि लगभग 3.56 लाख जो बचा है, तो वो आपकी वेल्थ है, स्टोर वैल्यू है, उसको स्टोर वैल्यू कहते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। देन आते हैं टाइप्स ऑफ मनी। ये टाइप्स ऑफ मनी देखिए, टाइप्स ऑफ मनी क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ मनी होते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे काफ़ी चीज़ें दिख रही होंगी, कमोडिटी, टोकन, फुल बॉयडेड, रिप्रेजेंटेटिव, फियाट, लीगल टेंडर, नॉन लीगल, फिड्यूसरी, प्लास्टिक, नियर मनी, डिपॉजिट मनी। आपने काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी, तो इनको मैं वन बाय वन करके समझा देता हूँ कि देखिए कमोडिटी मनी क्या होता है। कोई भी आपके क्या कमोडिटी मनी क्या होते हैं? लाइक योर प्रीसियस जो स्टोन्स और मेटल्स होते हैं, प्रीसियस मेटल कॉइन्स जो है, ये आपके कमोडिटी मनी कहलाते हैं। इनके पास क्या होती है? कमोडिटी मनी के पास जो है कि आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। कमोडिटी मनी के पास क्या होती है? इंट्रिंसिक मतलब खुद की वैल्यू। जैसे आपका गोल्ड है, ठीक, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब हो गया गोल्ड के पास क्या है? गोल्ड के पास खुद की एक पर्सनल वैल्यू है ना, मतलब गोल्ड जो है कि देखिए अभी महंगा हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो ये हमारी क्या कहते हैं? कमोडिटी मनी, ठीक, इसको याद रखेंगे। फिर आता है टोकन मनी। टोकन मनी क्या होता है? ये जहाँ पे मतलब कमोडिटी इज वैल्यू इज ग्रेटर देन दी मनी वैल्यू, मतलब कि जैसे आपका पेपर करेंसी है। अब पेपर करेंसी जो है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, पेपर करेंसी मतलब हमारे जो नोट्स हो गए, उनको नोट्स लिख देता हूँ। तो ये क्या है? टोकन मनी, काइंड ऑफ टोकन मनी है, या चेक्स हो गए, तो ये क्या है? एक तरह के टोकन मनी लिए जाएंगे। अब टोकन मनी में जैसे
फॉर एग्जांपल 1 kg ऑफ गोल्ड सम करोड़ रुपीस का हो गया, ठीक है ना, 1 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, अब करोड़ में तो मुझे याद नहीं आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए फ्यू करोड़, ठीक, फ्यू करोड़, कहने को तो छोटा लग रहा है पर बहुत बड़ी बात है, फ्यू करोड़ का है। तो ये क्या है, आपका टोकन मनी, पेपर जो छापने में, नोट्स बनाने में जो पैसा लगा या चेक को साइन करने में, वो तो इंटरेंसिक वैल्यू उसकी ज़्यादा है नहीं, तो इसको हम लोग टोकन मनी कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन फुल बॉडीड मनी क्या होता है, जहाँ पे आपकी कॉमोडिटी जो होती है, कॉमोडिटी वैल्यू, ठीक है, कॉमोडिटी वैल्यू आपके मनी वैल्यू के बराबर होती है। किसके, कॉमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के बराबर होती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, हम लोग फुल बॉडीड मनी कह देते हैं। देन रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या होता है, कोई भी जैसे आपका मनी है वो बैक्ड बाय फिजिकल कॉमोडिटी का मतलब मनी, दोज मनी बैक्ड बाय व्हाट, योर फिजिकल कॉमोडिटी, किसी भी मनी के पीछे कोई फिजिकल कॉमोडिटी को बैक करना, तो उसे रिप्रेजेंटेटिव मनी कहते हैं। जैसे मेरे बैंक अकाउंट पैसा पड़ा हुआ है, मैंने आपको चेक साइन करके दे दिया, ठीक, क्या कर दिया, चेक साइन करके दिया गया, तो ये हमारा क्या है, आपका जो है कि रिप्रेजेंटेटिव मनी है। जैसे आजकल बहुत लोग क्रेडिट कार्ड बहुत यूज़ कर रहे हैं और इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा इसका रोल भी हो गया है, तो ये आपके क्रेडिट कार्ड्स हो गए, क्या है, रिप्रेजेंटेटिव मनी है। एटीएम कार्ड्स इज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मनी। देन फियाट मनी क्या होता है, ये होता है भाई कि आपका ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट से, मतलब लीगल टेंडर मनी है, क्या है, ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे कहते हैं मनी बाय डिक्री, मनी बाय डिक्री। तो ये हमारी क्या होती है, आपकी फियाट मनी होती है। इसके पास कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, क्या नहीं है, इसके पास इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, डज नॉट रिप्रेजेंट दी, मीन्स यहाँ पे कोई भी प्रॉमिस नहीं एक्सचेंज को जो है कि करेगी, बेस्ड ऑन दी क्रेडिट, मतलब फियाट मनी क्या होती है, गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्दीनेस पे डिपेंड करती है। तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे देखें तो हमारे नोट्स पे आरबीआई का साइन होता है, तो उस पर लिखा होता है ना कि इट इज़ प्रॉमिस टू पे दी सम ऑफ बियरर करके, तो वो उस पेपर की वैल्यू है, मतलब आरबीआई के पास उतने एसेट्स हैं, ठीक, कभी भी अगर उस नोट्स को आप क्लेम करेंगे, मान लीजिए आपको 500 का नोट है, वो आपके पास है और ये कोई नोट नहीं ले रहा है, तो आप आरबीआई के पास जाइए, वो 500 की नोट दीजिए उनको, वो 500 की नोट का उतना एसेट आपको देंगे, कि मान लीजिए 500 का गोल्ड आपको थमा देंगे। तो अभी आगे समझ में आएगा कि जो आरबीआई की मनी क्रिएशन करता है, नोट्स ऐसे ही नहीं छापे जा सकते हैं, क्या कहते हैं, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स ऐसे नहीं होते, उसके पास जो है कि आरबीआई के पास या किसी भी गवर्नमेंट यूनिटी के पास उतने एसेट्स होने चाहिए, तभी ये चीज़ें टेक प्लेस करती हैं। देन लीगल टेंडर मनी क्या है, यहाँ पे फॉर्म ऑफ जो है कि मनी जो रिकॉग्नाइज्ड बाय, यहाँ पे लॉ से रिकॉग्नाइज हो, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीगल टेंडर, उसे एक्सेप्ट करने से कोई मना नहीं कर सकता है। अब ये जो लीगल टेंडर मनी होता है, ये भी दो फॉर्म में होते हैं, कौन सा, लिमिटेड होगा एक, इसमें चेंज दी कलर, लॉ एक्सेप्ट करेगा, जैसे लिमिटेड टेंडर होगा। लिमिटेड टेंडर का मतलब हो गया कि यहाँ पे सर्टेन लिमिट तक ही एक्सेप्ट कर सकते हैं पेमेंट। जैसे आपका, जो मैं बता दूं, अगर मैं आपको पेमेंट करना हो मुझे 10,000 का, मैं 50 पैसे कॉइन में कर रहा हूँ, 50 पैसे कॉइन में, 1 रुपीज़ कॉइन में कर रहा हूँ, तो इंसान पगला जाएगा, मतलब 10,000 कॉइन को गिनने बैठा कि मैं वेरीफाई करूँ, तो कैसे करेगा इंसान। तो ये क्या है, एक लिमिटेड टेंडर रहता है कि इतने सम ऑफ तक मनी जो है कि आप करेंगे। और मुझे बताइए, ये अभी आगे पढ़ेंगे, अगर किसी को अभी तक पता है तो तुरंत जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि 50 पैसे 1 रुपए की कितने रुपीज़ तक हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आता है अनलिमिटेड टेंडर मनी, ठीक, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अगर मैं 500 के नोट में आपको जो है कि 50 लाख का भी पेमेंट करूँ, ठीक, तो वो भी आपको एक्सेप्ट करना होगा, 50 लाख का भी पेमेंट करना तो भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये होता है क्या, हमारे लीगल टेंडर में, लिमिटेड और अनलिमिटेड टेंडर। देन उसके बाद नॉन लीगल टेंडर आते हैं, ये क्या होती हैं, ये ऑप्शनल मनी होता है। क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ऑफ द ऑप्शनल मनी। जैसे नॉन लीगल में बता दूं, तो आपके ये बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी है, क्या है, क्रिप्टो, सिनोरोस पहले इसमें कर लेते हैं, क्या है, क्रिप्टो, सॉरी, CRY, क्रिप्टो करेंसीज हो गई। ये सब क्या है, नॉन लीगल टेंडर मनी है, बट इंसान के जो है कि हमारे ह्यूमंस के एक्सचेंज पे जो है कि डिपेंड कर रहे हैं, लोग जो है कि बिटकॉइंस पे पेमेंट लेते हैं। कई जगह लीगल टेंडर है, जैसे एल सेल्वाडोर है, वहाँ पे जो है कि आपको लीगली दिख जाएगा। तो ये होते हैं ऑप्शनल मनी होता है, जो मीन्स आप एक्सचेंज में एक्सेप्ट कर रहे हैं तो करिए, पर इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इसमें ये लीगल टेंडर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। देन आगे है फिडुशियरी मनी। ये क्या होता है, जो आपके पे ऑफ द ट्रस्ट, मतलब जैसे आपका यही क्रिप्टो करेंसी हो गया कि आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो ले रहे हैं, ठीक, यहाँ पे जैसे आपका क्रिप्टो करेंसी फिडुशियरी मनी है। लाइक योर चेक्स, चेक पे आप भरोसा कर रहे हैं कि हाँ भाई, चेक पे भरोसा करके लिया जा रहा है, ये बाउंस नहीं होगा, तो ये हमारी क्या फिडुशियरी होती है। प्लास्टिक मनी का टर्म यूज होता है। प्लास्टिक मनी आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को कह देते हैं, ठीक, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड को कह देते हैं।
देन नियर मनी क्या होता है? नियर मनी इज काइंड ऑफ द मनी, जैसे आपके जो भी लिक्विड फाइनेंशियल एसेट, मतलब हाईली लिक्विड होते हैं, हाईली लिक्विड। अभी ये धीरे धीरे सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, टर्म को याद रखिएगा, ठीक। हाईली लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? नियर मनी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आपके चेक्स हो गए, ठीक, यहाँ पे ड्राफ्ट्स हो गए, शेयर्स हो गए, ठीक, बॉन्ड्स हो गए, तो ये सब क्या है? नियर मनी है। देन डिपॉजिट मनी क्या हो गया? जो भी आप बैंक में जो है कि पैसा रख रहे हैं, मीन सबसे बेसिक चीज़ तो आपको ये पता होती है कि आपके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जो भी मनी हेल्ड बाय बैंक ऑफ योर्स, तो उसे हम कहते हैं डिपॉजिट मनी। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब ये जो बचा, ये सिनोरेज जो बचा है, इसको मैं बता दूं ये क्या होता है। आपने ये टर्म सुना होगा, अभी यहाँ पे आरबीआई का क्रिएशन ऑफ मनी जो है कि पढ़ते, तो चीज़ें देखते हैं। इसका मतलब जो होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट अर्न बाय आरबीआई ऑन प्रिंटिंग करेंसी, ठीक। तो इसको अभी मैं समझाऊंगा, यहाँ पे मनी क्रिएशन समझाऊंगा ना, यहाँ मनी क्रिएशन, तो ये टर्म यूज होता है सिनेरियो साइनोरिज, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप देखिए आपको टाइप्स ऑफ मनी, ये सब चीज़ें आई होप क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई है तो थम्स अप कर देना है, आपको जो है कि पता चले मुझे भी कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर है। देन इसके बाद जो है कि हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई। मीन्स अभी तक मैंने आपको बताया जो है वो है व्हाट इज़ मनी, मनी क्या है, क्या टाइप्स ऑफ मनी होती है, क्या लीगल टेंडर, ये सब है। अब पढ़ेंगे हम लोग मनी सप्लाई और जानेंगे कुछ ये कंपोनेंट्स हैं, इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक। तो लेट मी नो कि आपको जो है कि पसंद आया है, तो थम्स अप करिए और बताइए ये सेशन आपको अभी तक कैसा लगा है। सो ब्रीफली देखते हैं ये मनी सप्लाई है क्या। मनी सप्लाई क्या होता है? सिंपल सी बात, जो करेंसी के पास, जो करेंसी पब्लिक के पास है और पब्लिक डिपॉजिट बाय द बैंक्स, मतलब जो पैसा पूरे मार्केट में, मतलब इकोनॉमी में जो पैसा रिवॉल्व कर रहा है, इकोनॉमी में जो भी पैसा मनी सप्लाई में है, मतलब करेंसी विद हेल्ड विद द पब्लिक एंड पब्लिक डिपॉजिट विद द बैंक, इज कॉल्ड द मनी सप्लाई। अब इसमें जो है कि चीज़ क्या है, आपको जानना है कि मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंकिंग सिस्टम होता कैसे है। तो देखिए पहली भी चीज़ ये समझिए, कुछ भी जैसे आरबीआई या कोई बैंक, ये मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, एक रफली एग्जांपल है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी पे मैं जाऊँगा नहीं। सिंपल से समझिए कि आपके पास ए पर्सन है, एक पर्सन, यहाँ एसबीआई बैंक है, ठीक। इसने जो है कि इसको 100 रुपये दिए, 100 रुपये इसने जो है कि अपने सेविंग अकाउंट में जमा किए। एक तो टाइप का मनी क्रिएशन ये हो गया कि सेविंग अकाउंट में रखेगा, सेविंग अकाउंट के लिए देगा। तो क्या है, ये उसका नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी है, मतलब ये डिमांड, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, मतलब जो है कि इसने डिपॉजिट किया है तो ये डिमांड और बेसिस पे किया है। मतलब ये 100 रुपये चाहे जब मन करेगा इसका, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में ये विदड्रॉ कर लेगा। बट जो है दूसरी तरीके से क्या होता है, आप जानते हैं टाइम डिपॉजिट, ठीक। लेट मी सी, तो यहाँ से 100 रुपये जो दिए थे एसबीआई को, 1000 रुपये कर लेते हैं एसबीआई को, तो ये क्या था, डिमांड डिपॉजिट पे था, ठीक, डीडी पे। और यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका टाइम डिपॉजिट हो सकता है। टाइम डिपॉजिट बोले तो मतलब 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 1 साल के लिए, ठीक, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए यहाँ पे टाइम डिपॉजिट हो गया। उससे पहले निकालेगा तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट रेट कटेगा। अब मान लीजिए ये 1000 रुपये इसने जो है कि टाइम डिपॉजिट किए हैं। अब ये 1000 रुपये बैंक को पता है कि मेरे पास 4 साल तक रहने हैं, तो ये काम करेगा, किसी को लोन दे देगा इससे, ठीक। लोन देगा तो लोन से क्या बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट कमाता है, ठीक। इंटरेस्ट कमाएगा, वो इंटरेस्ट जो है पे करेगा बैंक को। तो मान लीजिए इसने 1000 रुपये को जो है, 1000 रुपये में से अब कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे 1000 रुपये जो फिक्स किए हैं, तो इस बैंक को भी कुछ सीआरआर के रूप में, मतलब सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशियो है, वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना आरबीआई के पास। तो इस 1000 में से मान लीजिए सीआरआर जो है कि 10% का है, तो 900 रुपये इसके पास फिर भी जो है कि अवेलेबल रहेंगे लैंडिंग के लिए। तो ये 900 रुपये किसी को लैंड कर देगा, ठीक। मान लीजिए 1 साल के लिए लैंड कर रहा है और उससे जो है कि 6% जो है कि इंटरेस्ट रेट ले रहा है। तो इससे 900 से कितना क्रेडिट वर्दीनेस जमा होगा, ठीक। यहाँ पे 900 का जो भी 6% आप निकालेंगे तो लगभग 54 जो है कि, मान लीजिए 54 यूनिट जो है कि जनरेट कर रहा है। तो इस हिसाब से ये बैंकिंग का मनी क्रिएशन होते रहता है। तो ये क्या था, मनी क्रिएशन बाय द बैंकिंग। और इसमें काफ़ी कंपोनेंट है, आप सेविंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको इंटरेस्ट पे पैसा ही मिल रहा है, बैंक जो है कि आपसे भी इंटरेस्ट ले रहा है कुछ, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो ये क्या है, बैंकिंग का मतलब जो बैंक्स पैसा क्रिएट करते हैं। अब जो आरबीआई होता है, आरबीआई कैसे मनी जनरेशन कर रहा है, मनी क्रिएशन बाय द आरबीआई। तो आरबीआई सिंपल सी बात है, आरबीआई को मनी जनरेशन करने के लिए उसे कुछ एसेट्स बाय करने पड़ते हैं, ठीक। एसेट्स बाय करने पड़ते हैं। आरबीआई के एसेट्स बोले तो जैसे गोल्ड हो गया, ये आरबीआई का एसेट है, ठीक।
जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गए, FER लिख दे रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देन इसके बाद क्या आता है, एसेट्स में आपके जितने भी फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ठीक, फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, इंडिया के जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए। इसके बाद जो भी RBI ने लोन्स दे रखे हैं, मीन जो है कि लोन्स गिवन टू लोन्स गिवन टू आपके सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, या अदर बैंक्स हो गए, तो ये हमारे एसेट सीट में आते हैं। जो एसेट होती है, एसेट सीट ऑफ द RBI, इसमें आते हैं। अब इस बेसिस पे जितना भी RBI क्या करेगा, इस पे आपको करेंसीज को प्रिंट करके आपका रिवॉल्व कर सकता है। तो वो क्या है, RBI का मनी जनरेशन है, इससे जो भी इंटरेस्ट और ये सब चीजें हो रही है, ये एसेट के हिसाब से, जितने वैल्यू ऑफ एसेट रहेंगे उतनी ही करेंसी जो है कि इक्वलाइज रखते हैं। इसीलिए ना आप सोचते हैं कि हमारी इकोनॉमी रिसेशन में है, ठीक, स्लो डाउन हो गई है, जो है इकोनॉमी ठप पड़ी है, GDP कम हो रहा है, तो RBI नोट क्यों नहीं छाप देता, जो है कि अंधाधुंध जो है कि नोट से तो छापने हैं। तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन हाई होगा। ऐसे बहुत सारी जगह देखने को मिला है कि एक आलू जो है कि 1,000 रुपए की नोट का बिक रहा है, मतलब 1,000 रुपए फॉर यूनिट में बता रहा हूँ। तो नोट्स ऐसे जो है करेंसी आप नहीं पब्लिश कर सकते हैं विदाउट होल्डिंग दी एसेट। तो इसको जो है कि साफ सुथरा मैं बता दूं, तो RBI का एसेट्स क्या क्या हो गया, RBI के एसेट को जो है कि आप याद रख लेंगे, गोल्ड गोल्ड हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो जाएगा, फॉरेन और इंडियन गवर्नमेंट क्या होंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो जाएंगे, और जो भी लोन प्रोवाइडेड है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, CG, स्टेट गवर्नमेंट और अदर बैंक्स को, ठीक, अदर बैंक्स को, क्योंकि RBI एक्ट एज ए सेंट्रल बैंक, बैंकर्स टू दी बैंकर, मतलब लास्ट रिजॉर्ट ऑफ लेंडर भी रहता है ये जो है कि पैसा सबको देगा। ये क्या है, इसके एसेट है। अब इसकी लाइबिलिटी भी होंगी। लाइबिलिटी क्या है इसकी, जो RBI की लाइबिलिटीज होती हैं वो होती हैं आपकी करेंसी, ठीक, करेंसी जो है हमारे पास, जो है करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, मतलब हमने जो है कि जो करेंसी ले रखी है इसके लिए RBI लाइबल है। हर इनका जो है कि पैसा मेरा जो है कि डिवैल्यू हो रहा है, तो मैं सीधे 500 की नोट लेके जाऊंगा, डायरेक्ट RBI से कहूंगा, डायरेक्ट तो नहीं, बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं वो हमको दे देंगे। फिर भी जो है कि हमारा डायरेक्ट क्लेम रहता है, क्योंकि RBI गवर्नर साइन करते हैं हमारे नोट पे। तो याद रखिएगा, आगे अभी और चीजें भी देखेंगे। तो करेंसी क्या है, लाइबिलिटी है। जो खुद RBI ने लोन ले रखे होंगे, मान लीजिए कुछ RBI ने लोन ले रखे हैं, वो हैं, और जितना मनी जो पार्क कर रहे हैं, मनी पार्क बाय अदर बैंक्स, तो वो सब क्या है, लाइबिलिटी है हमारे RBI की। जैसे आप देखें तो CRR SLR जो मनी है, ठीक, SLR तो विद इन बैंक होता है, CRR ने जो पास कर रखा है, कैश रिजर्व रेशियो जो है RBI के साथ रखा है वह है, तो उसकी लाइबिलिटी है। तो आई होप ये मनी क्रिएशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है कि समझ आ गया होगा कि मनी क्रिएशन कैसे हो रहा है बैंक से, और बैंकिंग जो हमारा जो है कि RBI कैसे मनी क्रिएट करता है। और यहीं पे है कि RBI प्रोड्यूसेस दी हाई पावर्ड मनी, जिसे हम एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एम नॉट क्या होता है, हमारा हाई पावर्ड मनी रहता है जो करेंसी सर्कुलेशन में है। और वाइल बैंक इंक्रीज दी मनी सप्लाई फ्रॉम दी M3 बाई क्रेडिट, बाई क्रिएटिंग क्रेडिट। और ये क्या है, इसको जो ये M0 M1 M2 3 दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, क्या है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई है। इसको जो है कि थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर आपको ये CDR ये सब मैं बताता हूँ ये चीज़ें क्या होती हैं। यस, पहले आइए, हाँ, मेजर्स ऑफ मनी बता देता हूँ, फिर ये जो है कि लिंक कर देंगे उससे। तो देखिए, मनी सप्लाई समझा दिया। पहली बात तो यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट करना है, ये ना ChatGPT कभी कभी थोड़ा सा गलती करता है। M1 और M2 जो है नैरो रहते हैं, M3 और M4 क्या है, ये ब्रॉड रहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ मैंने भी देख ली थी पहले ही, तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, सिंपल सी बात है, जो M1 0 1 2 3 4 क्या है, ये मनी और मनी मल्टीप्लायर, ये क्या है, मेजर्स है हमारे मनी सप्लाई के। एम नॉट क्या होता है, एम नॉट को याद रखना, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक। यहाँ पे एक चीज याद रखना, जैसे जैसे नीचे आएंगे लिक्विडिटी जो है कि कम होती जाएगी। लिक्विडिटी कम होने का मतलब जो है कि आपके पास वो इजिली मतलब सर्कुलेशन में नहीं रहेगा, मतलब एम नॉट है, यहाँ पे कैश फॉर्म ऑफ मनी ज़्यादा है, पब्लिक है विदहेल्ड कर रही है करेंसी, तो ये इजिली फ्लो कर सकता है। मतलब आपके पास 1,000 रुपये है तो मेरे को टैक्स से 1,000 रुपये दे देंगे। पर यहाँ नहीं होता है, यहाँ जो है कि आपके डिमांड डिपॉजिट है, मतलब आपने टाइम डिपॉजिट कर रखे हैं, ठीक। M4 की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे टाइम डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, तो वो इजिली जो है कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, मतलब वो इजिली लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जनरली फ्लो ऑफ क्या है, मतलब कितना इजिली मनी फ्लो कर रहा है हमारी इकोनॉमी में, सर्कुलेशन में। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। और ये M1 M2 क्या होते हैं, इसको हम लोग नैरो मनी कहते हैं, ठीक। और M3 M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं। वो कैसे कहते हैं ये अभी समझ में आ जाएगा। M0 में देखिए क्या है, जो भी आपकी करेंसी है प्लस जो करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, बैंकर्स डिपॉजिट विद द RBI और अदर डिपॉजिट विद द RBI,
ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपना हाई पावर्ड मनी कहते हैं, क्योंकि ये ईज़िली जो है कि पार्क होती रहती है, इधर से उधर घूमती रहती है मनी। तो ये हमारा क्या होता है, एम नॉट, हाई पावर्ड मनी कहते हैं, तो इसको ब्रीफली याद रख लेना। फिर M1 क्या होता है, जो ये एम नॉट है, इसमें डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई को ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। तो M1 क्या होता है, बेसिकली करेंसी जो हेल्ड की पब्लिक ने, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, करेंसी पब्लिक के पास, और जो नेट डिमांड डिपॉजिट है बैंकिंग सिस्टम के पास, जो डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम और अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, तो ये हमारा होता है M1, जिसे नैरो मनी कहते हैं, इसकी भी लिक्विडिटी हाई रहती है। फिर M2 आता है, तो इसमें M1 वाले सारे कंपोनेंट, मतलब जो M0 में मतलब करेंसी विद दी पब्लिक हो गया, डिमांड डिपॉजिट विद दी बैंक हो गया, अदर डिपॉजिट विद दी आरबीआई, इसमें जुड़ क्या जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा पोस्ट सेविंग डिपॉजिट। तो यहाँ पे पोस्ट बैंक जो होते हैं, पोस्ट सेविंग बैंक, उनके साथ जो डिपॉजिट पार्क किए हैं आपने, तो वो हमारा जो है कि इंक्लूड हो जाता है M2 में। तो ये थोड़ा मॉडरेट और हाइट इसकी लिक्विडिटी रहती है। फिर M3 क्या होता है, ये थोड़ा मॉडरेट मतलब ब्रॉड मनी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है कि अब तक क्या थे, डिमांड डिपॉजिट, पोस्ट सेविंग डिपॉजिट, ठीक, यहाँ पे मतलब M1 को ब्रेक करेंगे तो M1 प्लस जो है कि आपका ये लिखना पड़ेगा, ठीक, हमारा जो है M1 को यहाँ पे M0 ये सब लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपके जो है क्या आ जाएंगे, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, तो ये याद रखना, मीन्स M1 जो M3 होता है, M3 यह है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, इसको क्या कहते हैं, ब्रॉड मनी और एग्रीगेट मनी रिसोर्स कहते हैं। ये AMR सुनेंगे तो ये क्या है, एग्रीगेट मनी रिसोर्स, जो कि मोस्ट, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये क्या होता है AMR, ये क्या होता है आपका, ये मोस्ट कॉमनली, मोस्ट कॉमनली क्या है आपका, यूज्ड एज मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक, अभी समझाएंगे मनी मल्टीप्लायर में, इसको समझेंगे, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक, इसका मॉडरेट रहता है। फिर M3 जो है कि आपके M4 में, M3 में प्लस ऑल डिपॉजिट विद दी, यहाँ पे क्या है आपका, जितना भी पोस्ट ऑफिस के साथ, मतलब जो डिमांड डिपॉजिट प्लस जो है आपका कौन सा, टाइम डिपॉजिट, तो ये हमारा सबसे लोवेस्ट रहता है। तो ये हमारा M4 हो गया। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे, जो भी ये एग्रीगेट्स ऑफ मनी, मतलब मनी सप्लाई के जो भी मेजर्स हैं, इनको आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर। एक आता है मनी को मल्टीप्लाई कैसे करना है, मतलब मनी कैसे इकोनॉमी में जनरेट होगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाई पावर्ड मनी M0 जो है आपका मनी मल्टीप्लायर M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें M3 जो भी क्या है आपका, जो एग्रीगेट मनी है मोस्ट कॉमनली रिसोर्स के साथ। तो ये होता है हमारा बेसिक फार्मूला, और यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर को जानते हैं, इधर कर देंगे तो M3 अपॉन में M0 बन जाएगा। तो मनी मल्टीप्लायर M इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्टॉक ऑफ टोटल मनी, जो भी एग्रीगेट मनी है आपका, स्टॉक ऑफ द हाई पावर्ड मनी, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मनी मल्टीप्लायर निकल के आता है। अब इसमें क्या है, मनी मल्टीप्लायर में इंक्रीज कब इंक्रीज करेगा, जब इंक्रीज इन दी फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होगा। इसको रट लेना है और समझा दूंगा आगे भी कि मनी मल्टीप्लायर कैसे इंक्रीज होगा, जब फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होगा। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होगा तो मतलब जो आपका क्या है, यहाँ पे एक तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, मीन्स आपके टोटल स्टॉक ऑफ मनी, और हाई पावर्ड मनी जो होगा, जैसे ही फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होता है तो आपकी डिजिटल लिटरेसी बढ़ती है, बैंकिंग हैबिट बढ़ती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। तो इन सब से क्या होगा, मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, इंक्रीज लिखा हुआ है, फॉर्मलाइज इकोनॉमी हो रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और लिटरेसी बढ़ रहा है, तो आप क्या होता है, सेविंग की तरफ भागते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, ठीक, आप जो है कि शेयर्स लेते हैं, बॉन्ड्स लेते हैं, आईपीओ में पैसा लगाएंगे, तो ये सब फॉर्मलाइजेशन ऑफ मनी यार, और कह लो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, या बैंकिंग हैबिट्स, मतलब आप जो है कि एफडी करा रहे हैं, ठीक, आरडी करा रहे हैं, तो ये सब क्या है, आपके मनी मल्टीप्लायर को बढ़ाएगा। मीन्स यहाँ पे कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे M3 बढ़ेगा, इसकी वजह से जो हमारा क्या है, AMR है, और ये हाई पावर्ड मनी, मतलब जो करेंसी विद द पब्लिक हेल्ड है, ये डिक्रीज करेगी, तो अल्टीमेटली मनी जो है कि ज़्यादा इकोनॉमी में जनरेट होगा, तो मनी मल्टीप्लाई होगा। और इसी का अपोजिट कर दीजिए, डिक्रीज होना, मतलब मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज कब होगा, जब ये वाली वैल्यू ज़्यादा बढ़ने लगेगी कंपैरिजन टू M3। तो वो कब होता है, जब इंक्रीज हो जाए CLR में, मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो। तो आपके पास जो विदहेल्ड है, मतलब बैंक के पास जो पैसा है, वो ज़्यादा घुमा नहीं सकता है। मीन जो CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, अगर मान लीजिए पहले जो है कि CRR 10% था, ठीक, अभी करके 20% कर दिया गया है। तो पहले 1000 रुपये में से आपको जो है 10%, मतलब 100 रुपये ही बैंक को आरबीआई के साथ पार करने थे, तो इकोनॉमी में 900 रुपये सर्कुलेट करने के पास बैंक के पास थे। पर 20% करने से आपके पास सर्कुलेशन में 800 ही रुपये हैं, 200 रुपये क्या हो गए आपके फिक्स हो गए हैं। तो इंक्रीज इन SLR CLR हो जाए, SLR जो है कि लगभग इतना रहता है, CRR तो 4% इतने पे ही मैनेज किया जाता है, आगे देख लेंगे, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था। तो इंक्रीज हो जाए हमारे SLR और CLR में। फिर क्या है कि मोर करेंसी जो है कि हैंड ऑफ पब्लिक रहे, मतलब जो कैश
डिपॉजिट रेशियो है। अभी ये 3 यहाँ पे कंपोनेंट समझाने हैं, सीडीआर, टीडीआर और आरडीआर। तो कैश डिपॉजिट रेशियो ज़्यादा हो जाए, इम्पोर्ट ज़्यादा करने लगे, और यहाँ पे एक चीज़ है एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो भी हमारा मनी मल्टीप्लायर बढ़ता है। ठीक, और जो है कॉन्ट्रैक्टरी जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, तो इसका थोड़ा जो है कि आगे समझाएंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। देन इसके बाद ये कुछ शानी एग्रीगेट्स की ये करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, टाइम डिपॉजिट रेशियो और रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, इसके बारे में समझेंगे। जो करेंसी डिपॉजिट रेशियो होता है इसको सिंपली क्या कहते हैं, ये सीडीआर। अगर करेंसी जो पब्लिक के साथ हेल्ड है और पब्लिक डिपॉजिट विद द बैंक, मतलब आपके पास कितना पैसा है और आपने अपने बैंक में कितना पैसा रख रखा है, उसे हम सीडीआर कहते हैं। जब अगर सीडीआर ये हाई हुआ, हाई सीडीआर का मतलब होता है लोअर क्रेडिट लोअर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, मतलब कि आपका पैसा कम क्रिएट होगा। कैसे? अगर सीडीआर हाई है इसका मतलब क्या है, पब्लिक डिपॉजिट विद द बैंक जो है क्या है, आपका कम है। ठीक, अगर मान लीजिए करेंसी विद द पब्लिक जो है कि मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में 1000 है, ठीक, और यहाँ पे ये पब्लिक जो इसने 20 रुपये हेल्ड कर रखे हैं। ठीक, 20 रुपये हेल्ड कर रखे तो आपका जो है कि कितना आएगा, 50 आएगा। 50 सीडीआर है, बट कह रहा है कि हाई सीडीआर हो जाए, मतलब यहाँ पे आपने 1000 रुपये थे, पब्लिक ने 10 ही रुपये जमा किए हैं। ठीक, यहाँ बैंक में तो सीडीआर 100 आ गया। 100 सीडीआर का मतलब है कि पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा है। पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा होने से कभी भी क्रेडिट क्रिएशन होगा नहीं होगा। इससे क्या होगा, आपका लोअर क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा, और इसी को जस्ट अपोजिट कर देंगे। मतलब लोअर सीडीआर का मतलब हो गया, मतलब जब सीडीआर 50 था तो मनी क्रिएशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो मतलब जो है करेंसी जो है पब्लिक के पास जितना कम रहेगी, सीडीआर उतना हमारा अच्छा रहेगा। ठीक, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो हाई सीडीआर क्या करता है, अगर सीडीआर कैश डिपॉजिट रेशियो, मतलब करेंसी कैश डिपॉजिट रेशियो, ठीक, यहाँ पे यही है करेंसी डिपॉजिट रेशियो या कैश डिपॉजिट रेशियो कह दीजिए। यहाँ पे अगर हाई रहेगा तो मनी क्रिएशन कम होगा, अगर ये लो रहेगा तो मनी क्रिएशन आपका जो है क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। फिर इसी तरीके से टाइम डिपॉजिट का भी आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, टाइम डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट। ठीक, टाइम डिपॉजिट अपॉन में डिमांड डिपॉजिट कर देंगे। जितना ज़्यादा जो है कि हाइयर टीडीआर रहेगा, जो मतलब हाई टीडीआर आएगा, मीन्स यहाँ पे जो भी डिमांड डिपॉजिट है इसको कम करते जाएंगे, तो ये क्या है, टाइम डिपॉजिट जितना ज़्यादा होगा, मीन्स एफडी आरडी जितनी ज़्यादा बैंक के पास होगी उतना ज़्यादा हाइयर क्रिएशन होगा, और जितना ज़्यादा आपने डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग में रखा होगा पैसा उतना ही क्रिएशन कम होगा। फिर रिजर्व का भी सेम है। रिजर्व में क्या होगा, रिजर्व मनी ऑफ द बैंक जो एसएलआर सीएलआर है और टोटल डिपॉजिट विद द बैंक, इसमें जो है कि हाई रिजर्व रेशियो रखेंगे। ठीक, तो हमारा लोअर क्रेडिट क्रिएशन होगा, और सेम सब उसी एग्जांपल पे है। जैसे क्या है, रिजर्व का मतलब रिजर्व मनी ऑफ द बैंक्स, और टोटल डिपॉजिट विद द बैंक। अगर रिजर्व मनी हम लोग बढ़ाने लग जाएं तो बैंक के पास जो है कि पैसा जो है कि डिपॉजिट कम रहेगा, वो मनी क्रिएशन में कम यूज़ करेगा। तो हायर सी डी आर डी आर का मतलब हो गया लोअर क्रिएशन कैपेसिटी, और वाइस वर्सा, मतलब ये अगर लो रहेगा तो क्रिएशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो आई होप ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे तो इससे क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। देन इसके बाद एक सीबीडीसी टॉपिक बचता है, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। इसको करंट ओरिएंटेड होकर थोड़ा पढ़ना है, ये मैंने इकोनॉमी वाले शायद उधर सेशन में पढ़ाया हुआ है, तो इसको आप लोग समझ लेंगे। बाकी इसमें एक चीज़ और बचती है, जैसे आपने ये सब कॉन्सेप्ट कोर इकोनॉमिक्स का है, वेलोसिटी ऑफ मनी कहलाता है। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है, इसको बस सुन लेना आप कि वेलोसिटी ऑफ मनी नॉमिनल जीडीपी जो होती है, ठीक, अपॉन में मनी स्टॉक। ये कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, वैसे इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, बट ये टर्म जो है कि ये कभी कभी आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में दिख जाते हैं कि हमारी वेलोसिटी ऑफ मनी जो है कैसी कैटबी स्मूथ है, लो है। ठीक, जो आपका मतलब ट्रांजेक्शन स्लो डाउन ये सब होते हैं, तो न्यूज़पेपर में कभी कभी ये वेलोसिटी ऑफ मनी टर्म देखने को मिलता है। बाकी सीबीडीसी है, इसके बारे में मैं बेसिक सी बातें बता रहा हूँ। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये एक फॉर्म ऑफ करेंसी है जो सेंट्रल बैंक इशू करता है। कौन करता है, इट इज़ इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक, और ये आपका रिकमेंडेशन हुआ था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय सुभाष चंद्र कमेटी, है ना, यहाँ पे पूरा लिख देते हैं। ठीक, किसने, सुभाष चंद्र कमेटी ने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था, और बाय द रिकमेंडिंग, और साथ में इसको सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ इन्होंने कहा था कि बैन करना चाहिए हमें जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। ठीक, उससे आपके फ्रॉड स्कैमिंग बहुत चीज़ें होती हैं, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट में ये सब चीज़ें आगे जो है कि पढ़ेंगे।
ठीक, तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आगे जो है कि देख ली जाएगा। आपके सीबीडीसी वर्सेस क्रिप्टो करेंसी क्या होते हैं। सीबीडीसी आपके जो है कि बैक्ड बाय आरबीआई है। ठीक, गवर्नमेंट इसको जो है कि लीगल टेंडर घोषित करती है। ये मोर स्टेबल और लेस वैलेटाइल होते हैं किसके कंपैरिजन में, आपके क्रिप्टो करेंसी के कंपैरिजन में। ठीक, और इसी तरीके से सीबीडीसी रिटेल होता है। ठीक, क्या होता है सीबीडीसी, आपका रिटेल होता है, सीबीडीसी होलसेल होता है। तो इसको थोड़ा करंट ओरिएंटेड होकर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें मैं आपको करा दूंगा। ठीक, तो आई होप इतनी सारी ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद क्या है, ये हम बैंकिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो आपको टाइप्स ऑफ बैंक में पढ़ा देता हूँ। जैसे होता है क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा क्या है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। इसको थोड़ा बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे देखें तो बेसिकली क्या है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये दोनों चीज़ में करना पड़ेगा आपको। बट हम बैंकिंग के एक्सपेक्ट से जा रहे हैं अपने फाइनेंशियल सिस्टम को। तो हमारे पास क्या होते हैं बेसिकली, दो एंटिटी होती हैं। एक एंटिटी है आपकी बैंक्स की, दूसरी होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफ जो है, एफआई कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये बैंक्स जो है आपके क्लासीफाई होते हैं दो तरीके से। बैंक्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग, दो तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आपके शेड्यूल बैंक आते हैं, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ गाइस, शेड्यूल बैंक्स। दूसरे आते हैं नॉन शेड्यूल बैंक। ठीक, अभी इसमें नॉन शेड्यूल बैंक्स में ना तीन तरह के, जैसे तीन कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। फॉर एग्जांपल बता दूं इनका, जैसे इतना नाम नहीं है, जैसे लोकल एरिया बैंक्स हो गए, लाइक योर कोस्टल लोकल एरिया बैंक्स हो गए। ठीक, लोकल एरिया बैंक्स ये होते हैं। बाकी आपके जैसे बेंगलोर सिटी कोऑपरेटिव बैंक हो गया। ठीक, बेंगलोर किसी भी सिटी का कोऑपरेटिव बैंक हो गया। तो ये सब क्या है, हमारे नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक है, जो मेंशन नहीं होते हैं आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में। ये क्या होते हैं, नॉट लिस्टेड। साइज थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे नॉट लिस्टेड इन व्हाट, यहाँ पे जो है कि सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। ठीक, इसमें जो है कि मेंशन नहीं होते हैं, जैसे आपके लोकल एरिया बैंक, बेंगलोर सिटी कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, और आपके बड़ौदा सिटी कोऑपरेटिव बैंक हो गया। तो ये सब क्या है, हमारे नॉन शेड्यूल बैंक्स है। ठीक, इसको जो है कि आप ब्रीफली देख लेंगे। देन हमारे शेड्यूल बैंक्स आते हैं। ठीक, शेड्यूल बैंक्स में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। शेड्यूल बैंक में क्या देखने को मिलेगा, शेड्यूल बैंक्स में आपके कॉमर्शियल बैंक आते हैं। ठीक, जितने भी हमारे कॉमर्शियल, और फिर सुना होगा आपके कोऑपरेटिव बैंक्स, कॉमर्शियल एंड दी कोऑपरेटिव बैंक्स। अब इस कोऑपरेटिव बैंक में भी आपको दो चीज़ें मिलती हैं। कौन सी, एक तो मिल जाती है आपके अर्बन कोऑपरेटिव, दूसरी कौन सी मिलती है, अर्बन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और दूसरी मिलती है रूरल कोऑपरेटिव बैंक। ये दो मिलती हैं। अब ये कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, इनको भी पढ़ाऊंगा, आपकी लिस्टिंग करा दे रहा हूँ मैं। इसमें पीएसबीज होती हैं। ठीक, प्राइवेट बैंक्स आते हैं यहाँ पे, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे एसबीआई ये सब हो गए। ये क्या है, ये हमारे जैसे एसबीआई ये सब हो गए पब्लिक सेक्टर बैंक। प्राइवेट बैंक्स हो गए, फॉरेन बैंक्स हो गए। ठीक, जैसे आपके जो बाहर से जो बैंक्स होते हैं, आरआरबीज हो गई। ठीक, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए। ठीक, पेमेंट बैंक्स आते हैं इसमें, क्या पेमेंट बैंक्स आते हैं, और क्या आते हैं, एसएफजीज आती हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो कौन से, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, फॉरेन, रीजनल रूरल, पेमेंट, एफजी, ये सब क्या है, कॉमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक, अब नॉन कॉमर्शियल बैंक्स भी पढ़ते हैं, उनको भी थोड़ा आपको आगे बता दूंगा क्लासिफिकेशन में, बट नॉन कॉमर्शियल से अच्छा है कोऑपरेटिव बैंक्स, ज़्यादा बोलना सही रहता है। कोऑपरेटिव में अर्बन बैंक्स होते हैं, रूरल होते हैं। अर्बन में देखें तो आपके इसमें दो आते हैं, कौन से, सिंगल स्टेट और मल्टी स्टेट। जहाँ पे जैसे सिंगल मतलब कोई एक एक अथॉरिटी, एक एक की ऑटोनॉमी होगी, मल्टी मतलब दो तीन की ऑटोनॉमी हो सकती है। रूरल में आप लोग देखते हैं, इसमें दो तरीके से इसको पढ़ा जाता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को। एक होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे एग्जांपल आपके किस तरह के, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई। ठीक, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लॉन्ग टर्म में आते हैं। लॉन्ग टर्म में देखेंगे क्या होता है, ये PCARDB। अब इसकी फुल फॉर्म देखिए, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान है। आप जानते हैं यहाँ पे क्या है, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक, तो इसकी फुल फॉर्म ये है, नीचे अभी ऐसा आएगा तो फुल फॉर्म देख लेना। और बाकी फिर होता है क्या, SCARDB, ये सब क्या है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक, जो PCARDB एक जो है कि लॉन्ग टर्म रूरल कोऑपरेटिव बैंक है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स के अंडर आते हैं। ये हमारी जो है कि फुल फॉर्म है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर जो है, इसको जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे।
तो ये हो गए क्या हमारे जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स में शेड्यूल बैंक्स, नॉन शेड्यूल बैंक, ठीक, शेड्यूल बैंक्स होते हैं, नॉन शेड्यूल में तो आपके तीन तरह के मैंने बता दिए, जो नॉट लिस्टेड इन दी, याद रखना जो नॉन शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं, जो सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई में मेंशन नहीं है। ये बैंक जो है कि आपके कॉमर्शियल होते हैं, कॉपरेटिव। कॉमर्शियल कौन से हो गए, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, फॉरेन बैंक्स, आरबीआई, आरआरबीज, पेमेंट एसएफजीज, और जो है कि हमारी ये सब सिंगल एंटिटीज हो गई, तो ये आपको याद रखना है। देन आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, ठीक, तो इसको जो है कि मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। यहाँ पे जो है कि एक मिनट गाइस, लेट मी, तो इसको जो है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखिए आते हैं पहले फर्स्ट एंड मोस्ट, यहाँ पे कुछ एक मिनट डिमार्केशन कर दें, ठीक, यहाँ पे आते हैं पहला आपका ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जैसे आपका एक्सिम बैंक हो गया, ठीक, ये इंक्लूड हो जाता है, सिबडी हो गया, ठीक, सिस्टमेटिक जो डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हो गए ये सब आते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, ठीक, नाबार्ड हो गया, नाबार्ड ये सब क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, नाफेड हो गया, ठीक, नाफेड हो गया, तो ये सब क्या है, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके बाद इसमें जो है कि आपके जो प्राइमरी डीलर्स हो गए वो भी इंक्लूड होते हैं। फिर सीआईसीज होते हैं, सीआईसीज का मतलब क्या होता है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, जैसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, बहुत सारे एग्जांपल है, बस ये जान लीजिए, ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। फिर ये क्या होती है, कुछ आती है एनबीएफसी। अब तक क्या था, इंस्टीट्यूशन, मतलब ये क्या है, एएफआई है, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो एनबीएफआई इंस्टीट्यूशन के अंडर आ रहा है। और ये क्या है, एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जैसे आपकी कंपनीज में देखो सीआईसी की कोई एनबीएफसी होगी, तो इनको कहते हैं हम लोग एनबीएफसीज। इसमें जो होती हैं दो तरीके से आती हैं आपकी, एक होगी आपकी जो रेगुलेट करेगी आरबीआई, रेगुलेटेड बाय आरबीआई, और एक होती है जो रजिस्टर्ड बाय एजेंसी अदर देन, मतलब जो आपके रजिस्टर्ड हो बाय और रन रेगुलेटेड बाय अदर देन आरबीआई, आरबीआई से अलग जो है रजिस्टर्ड होके रन करती हैं, तो उनको जो है कि हम लोग एनबीएफसीज को दो कैटेगरी में करते हैं, जो रेगुलेट कर रहा है आरबीआई और जो अदर देन आरबीआई है, ठीक। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जैसे आपके जो ये एएफसीज हो गए, जो ये बजाज फाइनेंस और ये सब दिखते हैं, बजाज फाइनेंस के फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, ठीक। देन जीएलसीज हो गया, एचएफसीज हो गया, तो इनके फुल फॉर्म जो है कि अभी आगे देख लेंगे। तो ये सब हमारी जो होती है रेगुलेट करते हैं, आरबीआई रेगुलेट करती है। बाकी यहाँ पे जो अदर देन हो, तो आपको जैसे जो सेबी रेगुलेट कर रहा है, एक जो चीट फंड्स हो गए, एक चीट फंड्स हो गए, निधि कंपनीज हो गई, आपने ये सब नाम सुने होंगे, निधि कंपनीज एक्ट, ये सब जो है, ये सब क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। तो आई होप इतनी चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी गाइज। अब यहाँ से मैं आपको जो है कि थोड़ा पढ़ाऊंगा, क्या थोड़ा सा जो है कि आइए इन बैंक्स के बारे में जो है कि डिटेलिंग दूंगा, ठीक। ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसको आई होप आप क्लियर कर लेंगे माइंड में कैप्चर, कि बैंक्स होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसमें शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, शेड्यूल में भी आपको कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव में भी अर्बन और रूरल, कोऑपरेटिव में इतने सारी एंटिटी हैं, यहाँ पे इतनी सारी हैं। इंस्टीट्यूशन में देखिए तो ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, फिर एनबीएफसीज होती हैं जो रेगुलेट आरबीआई करे, नॉन रेगुलेटेड बाय दी आरबीआई, इसमें बजाज ईएफसीज, जीएलसीज, जो हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, जो आपको अदर लोन्स देती हैं, वो फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, जो आपकी ग्रॉस लेंडिंग कंपनीज हैं, फिर सेबी से रिलेटेड चीट फंड, निधि कंपनीज, ये सब हमारे जो है क्या पार्ट है फाइनेंशियल सिस्टम के। अब ये नोट्स हैं, इनको मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक, यहाँ से देख लेंगे, इनको ज़्यादा डिक्टेट नहीं करूँगा, ये आपको काम दूंगा, टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप वहाँ से इसको इजीली रिवाइज कर सकें। अब देखिए क्या है, ऑल इंडियन फाइनेंशियल एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक कब बना था, 1982 में, 1982 में, 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, प्रोवाइड करता है लोन्स टू दी एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। एक्सिम का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जो आपके बैंक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, एक्सिम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो है, इसका काम है। नबार्ड है, नबार्ड 1982 में हुआ, 100% गवर्नमेंट ओन एंटिटी है, रेगुलेट करता है कोऑपरेटिव बैंक्स और किसको, आरआरबीज को, ठीक। यहाँ पे आरबीआई जो है रीजनल रूरल बैंक के कोऑपरेटिव्स को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है आरआईडीएफ को, ठीक। इसके बारे में ये सब पढ़ लेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एक छोटा सा टॉपिक आता है, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स जो होते हैं, कितना भी जो भी आपका नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी है, उसमें से आपको कितना जो है कि एग्रीकल्चर में जो है कि प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग करना पड़ता है, 40% जो है कि ली जाती है, 40% में भी सब कैटेगरीज होती है, जो 18% एग्रीकल्चर, 8% मार्केटिंग और मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को, 10% जो है कि अदर अल्टरनेटिव को, इस 18 में से भी जो देना है आपको,
वीकर सेक्शन को 12%, एमएसएमई को जो है कि 7.5%, आरआरबीज की जो है कि आपकी 75% जो है कि प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग होनी चाहिए। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स होते हैं उनकी 75% रहती है आपकी प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग। और इसको थोड़ा अपडेटेड भी देख लीजिए करिए, क्योंकि ये हमेशा जो है कि प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग मोस्टली फिक्स रहती है, बट इसको चेंज किया जाता है एग्रीकल्चर इन सब के लिए, तो थोड़ा करंट ओरिएंटेड रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको आप जो है कि नोट डाउन करके अपने हिसाब से नोट्स को अपडेट कर लेंगे। फिर जो है कि नेशनल बैंक हाउसिंग बैंक क्या है, अब ये मैंने थोड़ा सा देखा है कि ये कैसे काम करते हैं। तो ये थोड़ा देखिए कोर, ये मेरे फाउंडेशन लेक्चर नोट्स हैं, तो वहाँ पे टीचर ने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बताई थी। तो यूपीपीएससी के लिए तो आप थोड़ा नॉर्मली मैनेज कर सकते हैं, बट ये समझना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये ऐसे डायग्राम्स जो दिखेंगे आपके बहुत सारे हैं, मेरे पास ऐसे डायग्राम हैं जिनको मैं समझा सकता हूँ। जैसे अब क्या है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंडियन बुल कोई बॉन्ड है, ठीक, यहाँ पे जो नेशनल हाउसिंग बैंक है कैसे ये रीफाइनेंस कर रहा है इंडियन बुल बैंक को, और एसबीआई के थ्रू जो है हमारे मनी जनरेशन और ये बॉन्ड शेयर जो है कि कैसे परचेज किए जा रहे हैं उसका डायग्राम है। कोई बंदा X% पे जो है कि ले रहा है, किसी को X% पे शेयर बॉन्ड दिया जा रहा है। यहाँ पे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का रोल क्या है, तो ये सब इसमें समझना होता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ एनीवन इंटरेस्टेड। तो ये आगे जो है कि कोर टॉपिक्स में और कवर किया जाएगा। तो ये रिलीज करते हैं हमारा क्या इंडेक्स रिलीज करते हैं, सिबडी हो गया क्या है, तो ये सब आपको जो है कि जितने भी बैंक्स हैं अब यहाँ से ये इनके बारे में पढ़ लेंगे आप। मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, पढ़ लेंगे जो स्टैंडर्ड एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या हैं, कितना टाइम से क्या ज़्यादा रहेगा। अब ये सब क्या है, इंक्रीमेंटल कैपिटल रेशियो है, कितना क्या लगने वाला है, ठीक, ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे तो और क्लियर कर दूंगा। ये क्या होता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल रेशियो आता है जब कितना हमारा जो है कि कैपिटल और आउटपुट, मतलब जो है कि हमारे पास कितने कैपिटल से कितना आउटपुट आ रहा है, मीन्स हाउ मैनी न्यू यूनिट्स ऑफ द कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 1 यूनिट ऑफ द आउटपुट। अगर मान लीजिए लेसर दी आईसीआर तो बेटर दी कंट्री, मतलब जो है कि अगर जो क्या है हमारा इनपुट कैपिटल रेशियो जो है कि कम है, कम होने से क्या होगा, बेटर होगा कंट्री का आउटपुट। मतलब कि मान लीजिए कोई कैपिटल है, ठीक, आईसीआर जो है कि आपका जो है कि कम आ रहा है ना, मीन्स यहाँ पे अ, इसको जो है कि समझाने के लिए एग्जांपल लें, मीन्स आपका कोई फिक्स कैपिटल है, जैसे यहाँ पे आईसीआर 4 है, तो ये हमारे ये कह रहे हैं कि 4 न्यू यूनिट जो है कि कैपिटल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 1 यूनिट। अब इससे जो है कि आईसीआर 3 होगा, मतलब 3 कैपिटल मशीन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 4 मशीन्स लगी हुई हैं, 4 मशीन जो है कि यूज़ कर रही हैं आपको 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में। बट अगर यही 3 मशीन्स काम कर दे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 1 यूनिट तब भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये क्या है, लेसर दी सीओ आईसीओ आर बेटर दी कंट्रीज, जो है कि ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है आईसीओआर के। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। तो ये सब क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा मैं अच्छे से, तो ये सब देखेंगे। बाकी ये आईसीआर क्या है, इंक्रीमेंटल कैपिटल रेशियो, ये सब थोड़ा नोट से आप ब्रीफली देख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे देखिए आप क्या है, यूनिवर्सल बैंकिंग, कोर बैंकिंग, जो डी सिप्स है, डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक, इसमें जो है कि जैसे एसबीआई हो गए, एचडीएफसी हो गए, तो ये सब क्या है, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक। अगर ये फेल कर जाएंगे तो हमारी इकोनॉमिक कोलैप्स हो ही जानी है। तो ये सब जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। फिर इसमें आपका हिस्ट्री ऑफ बैंक है, ठीक, हिस्ट्री ऑफ बैंक को थोड़ा सा जो है कि मैं टच कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे क्या है, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया में देखेंगे। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो कैसे काम करते थे, यहाँ पे लगा रखा है मैंने कि ब्रिटिशर्स जो है कि आए स्टार्ट, जो बैंक्स जो है कि ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किए, वो कैसे थे, इंडियन को जो है कि स्टार्ट, देन हमारे इंडियन बैंक्स आए, फिर बैंक होते थे प्रिंसली स्टेट में, मतलब ये सब प्राइवेट ओन्ड एंटिटी होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल बताएं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपने सुना होगा इंटरेस्ट पे प्राइवेटली जो है सूद पे पैसा देते हैं, सूद बोलते हैं, सूद या सूद बोलते हैं, जो भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो यहाँ पे जिसे बोलते हैं, यार उसको हिंदी टर्म भूल जाता हूँ कभी कभी, मतलब मनी लैंडलॉर्ड जो है कि आपके इंटरेस्ट अपने मनमाने से जो भी आपके पैसे देते थे वो कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का, तो उस तरीके से होता था। फिर यहाँ पे उसको मैनेजमेंट अथॉरिटी बना दी ब्रिटिशर जब इंडिया में आए, तो प्राइवेट बैंक्स होते थे, प्रिंसली स्टेट के कुछ ऐसे बैंक्स होते थे। फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ, पहला बैंक जब बनता है हमारे इंडिया में, इन सबको जो है कि मर्ज करते हैं कौन से, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास को, तो हमारा पहला बैंक बनता है प्राइवेट, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है। फिर ये कंपनीज आती हैं जो रेगुलेट करती हैं, ठीक, यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कंपनीज होती थी, यहाँ पे कोई रेगुलेशन एसएलआर सीएलआर जैसे कोई भी चीज़ नहीं थी गाइस। तो इंपीरियल बैंक से पहली बार जो है कि आपका नेशनलाइज करके 1955 में, ठीक, आपका एसबीआई बनता है, और ये बैंकिंग की हिस्ट्री है। फिर यहाँ पे 1955 से 60 में प्रिंसली स्टेट से नेशनलाइजेशन होता है। फिर हमारा जो है कि बहुत सारे बैंक को मिलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है कि
बन गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी देखने को मिलेगी। अभी ये हिल्टन कमीशन जो है कि सब नीचे आएगा, ठीक? ये नोट्स में लिखा हुआ है, इसको बस गो थ्रू कर लेना। यहाँ पे क्या है, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन है जो कि मार्केट ट्रेडर्स था। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये 1944 एक्ट है, ये सब जो है क्यों नहीं बता रहा हूँ मैं, लेट मी ब्रीफली शो यू। क्योंकि अभी यहाँ पे मैं इसको भी आपको गो थ्रू करवा के यहाँ पे मुझे आरबीआई फिर से पढ़ाना ही है, ठीक? तो लेट मी शो यू, जो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। मैंने यहाँ पे नोट्स लगा रखे हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ये दोबारा से चीज़ें होंगी, तो वहाँ मैं इसको फिर से अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो अभी के लिए आप जो चीज़ें खुद पढ़ेंगे, ठीक? तो यहाँ से इन सबको देख लेना है। फिर नरसिम्हन कमेटी आते हैं, कैसे मर्जर ऑफ बैंक है, ये सब हम क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे, या नोट्स आपको दिया गया है जिसमें डिक्टेटिव नोट्स है, काइंडली गो थ्रू इट, ठीक? तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। बाकी अब ये क्या लगा हुआ है, फाइनेंशियल सिस्टम, तो इसको जो है कि जान लेंगे। मनी बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, इसमें मनी आपके फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट और इंटरमीडियरीज जो है कंसिस्ट करती है। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, बैंक्स, एनएफसीज, और जो है कि आपके डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हमारे क्या होती हैं, बैंक्स होती हैं। बैंक्स आपको समझ में आ जाएगा, बैंक्स कैसे शेड्यूल और जो है कि कोऑपरेटिव बैंक, ठीक? इनमें जो है कि आप जितने बैंक हो गए, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी, जितने भी इंस्टीट्यूशन में जो अपने एनबीएफसीज थे, वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो हमारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पीडीज हैं, सीआईसीज हैं। तो ये क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट से हमारे फाइनेंशियल मार्केट को रन करते हैं। इसमें आपके कोर फंक्शन देखेंगे तो एक्सपेक्ट डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, ग्रांट लोन करना, मतलब जो भी आपके बॉन्ड्स, शेयर्स, एनएससी, ये सब चीज़ें हैं, ये हमारे फाइनेंशियल मार्केट हैं। तो इसको जो है कि आगे क्वेश्चंस के थ्रू देखते रहेंगे। ये शेड्यूल बैंक क्या होता है, लिस्ट किए गए हैं किसमें, हमारे सेकंड शेड्यूल आरबीआई के एक्ट में, ठीक? इनके बारे में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे चीज़ें आएंगी, देखिए कोऑपरेटिव और जो है कमर्शियल बैंक, ये आपके फुल फॉर्म्स आ गए, ठीक? ये हमारे अर्बन रूरल कोऑपरेटिव, लोकल एरिया बैंक्स होते हैं, जो नॉन शेड्यूल बैंक्स हो गए, तीन तरह के ही हैं। ये इसका जो है कि छोटा सा एक डिफरेंस हो गया। हमारे रीजनल रूरल बैंक क्या है, नरसिम्हन कमेटी रूरल क्रेडिट, मतलब जो रूरल क्रेडिट 1975 का था, ऑर्डिनेंस ये पास हुआ, ठीक? ये सब चीज़ें जो है कि क्या है, ऑनरशिप क्या रहेगी, गवर्नमेंट के पास 50%, ये जो है कि स्टेट के पास, स्पॉन्सर बैंक के पास 35%। ऑब्जेक्टिव क्या था, रेगुलेशन जो है कि आरआरबी से कौन कर रहा है, ये क्या है, पीएसएल जो है प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग कितनी होती है, उसमें से शेड्यूल बैंक्स की कितनी है, 40%, जो हमने ऊपर पीडीएफ में यहाँ पे स्टेटेड इन द पीडीएफ, मतलब ये मैंने अपने नोट्स को कुछ थोड़ा इन्हीं नोट्स को सिस्टमेटिक वे में कर दिया, तो ये चैट जीपीटी ने कर दिया स्टेटेड इन द पीडीएफ, जो ऊपर वहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है। लेट मी शो यू, आ गया, एक मिनट गाइस। ये यहाँ पे हमने जो ये पढ़ा था, तो ये चीज़ यहाँ से लिखी हुई है, तो रेफर कर लेते हैं, उसको थोड़ा अपडेट भी कर लेंगे अगर इफ़ एनी, ठीक? देन डिफरेंशिएटेड बैंक, और ये अपडेट का मैं इसलिए बोलता हूँ कि अभी नोट्स बने हैं, अभी पता चला मुझे कि आप 2027 में देख रहे हैं, तब तक कुछ चेंज हो गया, कोई 2028 में देख रहा है, चेंज हो गया, तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, ठीक? पेमेंट बैंक्स हो गए, तो ये सब अब ब्रीफली गो थ्रू कर लेंगे, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब इतना जो है कि आप थोड़ा पढ़ के आइएगा, थोड़ा रिवाइज करिएगा, फिर जो है कि नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, अपना ये जितने भी ये चीज़ें हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल के लेयर्स फेयर्स नोट्स के हैं, नाफिड ऑफिड के बारे में थोड़ा नॉलेज लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आरबीआई इन सब चीज़ों को पढ़ाऊंगा, ठीक? ये देखिए नोट्स बने हुए हैं, आरबीआई के स्ट्रक्चर को पढ़ा के जितना भी आपका ये मॉनेटरी पॉलिसी है, तब जो है कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाऊंगा। तो अभी नेक्स्ट सेशन भी थ्योरी वाला ही रहने वाला है, तो नेक्स्ट सेशन में प्रिपेयर होकर आइएगा, क्योंकि इसमें मैं पूरा जो भी आपके आरबीआई है, आरबीआई को, उसके साथ साथ जो मनी मेकिंग प्रोसेस है और मॉनेटरी पॉलिसी का है, सीएलआर, सीआरआर, एसएलआर, जितना भी ये आपकी गाथा होती है, बैंक रेट, रेपो, ये सब जो है कि अच्छे से ब्रीफिंग और इसको जो कि समझाऊंगा। तो अगले सेशन में भी प्रिपेयर होकर आना है अच्छे से। अभी के लिए इतना बहुत है इस सेशन में, एक सेशन में इसको रिवाइज कीजिए, ठीक? इसको पढ़िए गाइज। इन प्रियोरिटीज़ जो मैंने आपको टॉपिक लिस्टिंग कराई है, इनको जो है कि देख लेना है। पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, उसका जो है कि आपको पता है कि मैं हर सेशन के बाद जो है कि अभी रिस्पांस कम है, फिर भी चीज़ें कर रहा हूँ वीडियोस पे इतना एफर्ट डाल के, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जितने लोग देखते हैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल, और जो है कि आप थोड़ा लाइक कमेंट करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन अप रहेगा। सेशंस देखिए, मैं पॉज जो है कि अभी रोज़ 2 सेशन डाल रहा था, अभी क्या है, एक सेशन अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि उतनी रीच नहीं आ रही है ना, आप लोग देख रहे हैं, ठीक? ना कोई इंटरेक्ट कर रहा है, तो मैंने थोड़ा स्लो डाउन इसलिए कर दिया है, ताकि आप आराम आराम से देख रहे हैं, तो मैं भी अपने ऊपर जो है कि थोड़ा कम बर्डन डाल के आराम आराम से ही सेशन अपलोड करूँगा, क्योंकि मुझे भी अपनी स्टडीज़ मैनेज करनी होती है साथ ही साथ। तो आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे, और ये होमवर्क करेंगे जरूर, इसको जो है कि थोड़ा पढ़ लीजिएगा गाइज, ठीक? यहाँ पे हमारा आधा पार्ट जो है कि हो गया है। अब ये आरबीआई वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ लेंगे। देखिए चैप्टर बहुत बड़ा है, फाउंडेशन लेक्चर लेने पड़ेंगे, ये जो क्लास होती है
कम से कम ये मॉड्यूल करें तो हम लोग 30 से 36 घंटे, मतलब जो टीचर्स पढ़ाते हैं मतलब सही से, तो 30 से 36 घंटे। अगर आपको ही पढ़ना है तो मान लीजिए कम से कम 4 से 5 दिन इसके लिए निकालिए और चीज़ों को पढ़िए। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस भी कराने हैं, सब कुछ कराने हैं, तो मैं हर चीज़ को एक-एक चीज़ को अपना स्मूथली, मतलब स्मूथली तो करा ही रहा हूँ, कवर भी कर दूँगा। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपके एक-एक डेरिवेटिव्स को पढ़ाना पड़ गया, ठीक? डेरिवेटिव्स हो गया कि फ्यूचर कॉल ऑप्शन क्या है, स्वैप ऑप्शन क्या है, तो इनमें काफ़ी टाइम लगता है, तो स्मूथली मैनेज करेंगे। और आपको जो है पढ़ना भी है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उस वो भी टाइम मैनेज करके आपको सिम्प्लीफाइड में बता दूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन अब तो मैंने यहाँ पे फेस वीडियोज़ भी डालना शुरू कर दिया है, जिसमें इसमें ये जो फेस दिख रहा है ये मेरा ही है। और एथिक्स के कुछ पेपर्स हैं, उनको जो है कि डिस्कस करना हूँ। और ये टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लेंगे आप, और इंस्टाग्राम भी मेरा फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं न्यूज़पेपर के एनालिसिस डाल रहा हूँ, ठीक है? न्यूज़पेपर के एनालिसिस डाल रहा हूँ, ये सब टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वहाँ से आप लिंक विंक देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। और रिवीजन करते रहिए गाइज, एक अल्टीमेट हमारा रिवीजन ही सहारा है जो आपके डेस्टिनी को पास लाएगा, रिजल्ट दे सकता है। चीज़ों को रटिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और इकोनॉमी को ऐसे ही मैं सिंप्लीफाई करके पढ़ाते रहूँगा।